मनो मंगलानं च सविसिं परमं हवै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम तुलिभद्राद्या जैन धर्मस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलमुत्कृष्टमहिंसा संयमोतो देवावीतं नमं सन्ति जस्य धम्मे श्यामणो अंगूठे अमरतवसे लब्धितना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता ज्ञान ध्यान क्रियाशील तपस्त्यागेषु प्रेरका धर्म भक्ति प्रेम सुबोध भानुचंद्र हेमचंद्र कुलचंद्र सूर्याचार्य जयंतो जैन शासने जिया सदा जिया प्रेम सूरी महामना सौम्य मूर्ति दया पूर्णो जैनाचार्य वरप्रद अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। पॉइंट फटाफट करेंगे जी जी। कौन सा पॉइंट है अभी अपना? 26वां नीच राशि आखिर का पॉइंट है ना? हाँ सर, नीच राशि। हाँ, उच्च राशि जो रहती है उसके सामने का नीच राशि रहता है। उच्च राशि मेष। तो यहाँ सूर्य कौन सी राशि में मेष का है 2300 पॉइंट देखो। सूर्य कौन सी राशि में मेष का है? मेष 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 यानी पहली राशि, बराबर? हाँ हाँ, तो यह 2600 पॉइंट देखो। अभी सूर्य कौन सी राशि का नीच का है? तुला। तुला। तुला कौन सी राशि? नंबर 7। तो यहाँ सूर्य, तो ये हो गया उच्च का, और बराबर उसके सामने नीच का। अभी नीच का उच्च का आपको अर्थ मालूम नहीं होता होगा तो इंग्लिश में तुरंत मालूम पड़ जाएगा। इसको कहते हैं पावरफुल, पावरलेस, और इसको कहते हैं पावरलेस। अब जल्दी मालूम पड़ गया है ना? यानी एक अपने को मालूम हो कि कौन सा ग्रह उच्च का है तो नीच का उसके सामने का ही रहता है, बराबर? सूर्य मेष का है, हाँ, तो नीच का तुला का रहता है। अच्छा। अभी देखिए, चेक करेंगे। वृषभ राशि का चंद्र है, चंद्र वृषभ राशि का उच्च का है, उच्च का चंद्र, बराबर? वृषभ राशि दूसरी होती है ना? हाँ। अभी देखो तो जैसे आएगी नहीं, 1 2 3 4 5 6 7। अभी यहाँ से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ वृश्चिक आता है, बराबर? बराबर सामने आता है ना? तो नीच का चंद्र वृश्चिक राशि में क्या होता है? चंद्र नीच का होता है, यानी चंद्र पावरलेस हो जाता है। चंद्र अगर इस घर में हो, हाँ, तो नहीं घर में नहीं, ये तो मैं घर ऐसे रखा मैंने, कोई एक सामने का इसमें है ना, कौन सा सामने हो रहा है, एक उच्च का होगा तो उसके सामने कौन सा हो रहा है, वहाँ से चेक करो। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से चेक करो। 1 2 3 4 5 6 7, सातवां घर मतलब हमेशा सामने रहता है। सातवें घर में हाँ, वो नीच में रहते हैं कोई। हाँ, उसके सातवीं राशि में। यहाँ घर का कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब यहाँ 8वां स्थान है ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं, खाली 7वीं राशि में। वहाँ से जहाँ से गिनेंगे वहाँ से 7वीं राशि जो रहती है वो एक की अपोजिट रहते हैं। वो ये उच्च होता है तो ये नीच हो जाता है, ये पावरफुल रहता है उसके सामने पावरलेस होता है, बराबर? तो यह उच्च का चंद्र वृषभ राशि में है तो उसके सामने कौन सी राशि रहेगी? वृश्चिक राशि। हाँ, अगर आपको ऐसा नहीं करना हो, ये तो ऐसे मैंने खाली कंपैरिजन किया है कि उच्च और नीच सामने रहता है, वो भी नहीं करना हो तो यहाँ उच्च जो रहता है ना, ऐसा भी कर सकते हैं। जहाँ 1 लिखा होगा मेष का सूर्य, यहाँ प्लस करना, प्लस अथवा -6 करेंगे तो सामने नीच आ जाएगा।
तो 1 और 6 कितना आएगा? 7 प्लस 6 2 प्लस माइनस इसलिए कभी कभी वो ऊंचा ज़्यादा रहेगा तो माइनस करना पड़ेगा, बराबर। ये कितना हुआ? बराबर। जो कम संख्या होगी तो प्लस करना, प्लस 6 करना। ज़्यादा संख्या होगी 7 से ज़्यादा होगी तो माइनस 6 करना, बराबर। तो यहाँ वो भी डायरेक्ट जवाब आ जाएगा। ये सामने ही रहता है वो, देखो 2 और 6 करेंगे तो 8 तो सामने आएगा ना, 1 और 6 करेंगे 7 तो सामने आएगा, बराबर। सामने की राशि, यहाँ घर वगैरह ध्यान नहीं रखना, घर का कोई प्रश्न नहीं, वो सामने दिखाने के लिए मैंने किया। हाँ, अभी मंगल देखो, मंगल मकर में। हाँ मकर। मैं आपको खास महावीर स्वामी भगवान की कुंडली निकालता हूँ। ये महावीर परमात्मा की कुंडली है, तो उसमें उनका लग्न मकर है। महावीर परमात्मा लग्न कौन सा है? मकर। तो यहाँ 10 लिख लेंगे, बराबर। तो पूरे घर भर देंगे 11 12, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बराबर। तो महावीर परमात्मा का मंगल उच्च का है, तो कौन से इसमें लिखूं? यहाँ कुंडली में पहले भाव में, तो यहाँ मंगल लिखूं। तो महावीर परमात्मा मंगल कौन सा है? उच्च का है, बराबर। दसवें घर में मकर, मकर का उच्च। जन्म लग्न कुंडली 10वां मंगल उच्च का है। अभी महावीर परमात्मा का चैत्र महीने में जन्म है। चैत्र महीने में कौन सी राशि का सूर्य रहता है? मेष राशि। तो यहाँ सूर्य लिख देंगे। और ऐसे भी चौथे स्थान में कौन सा टाइम रहता है? मध्य रात्रि। तो देखो मेष राशि का सूर्य मध्य रात्रि में जन्म, बराबर है ना। सूर्य कौन सी राशि का है? उच्च का कब होता है? मेष राशि, लिखा है ना। फिर मंगल के बाद में कौन सा ग्रह आया? चंद्र आया। हाँ, मंगल के बाद में बुध आया ना अभी। अभी बुध। हाँ, बुध। बुध कन्या राशि में उच्च का होता है, लेकिन यहाँ महावीर परमात्मा की लग्न में बुध की राशि कन्या नहीं है, दूसरी है। फिर अगर यहाँ हम लिखेंगे बुध कन्या राशि का उच्च का होता है, तो यहाँ करेंगे 6 तो एक करना है आपने को। तो नीच कौन सी राशि में होगा? मीन में। मीन में। 6 प्लस करो या 6 माने, यहाँ भी देखेंगे यहाँ 6 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वां घर सामने रहता है। तो यहाँ बुध होगा उच्च का बुध। तो यहाँ नीच का बुध हो गया, मतलब मीन राशि का। ये सूर्य, ये चंद्र, मंगल रहेगा नहीं, मंगल बाकी। मंगल कौन से राशि का उच्च का होता है? 10 का। तो यहाँ तो माइनस करेगा, माइनस करना पड़ेगा, बराबर। तो यहाँ हो गया कर का मंगल नीच का रहता है। यहाँ जो यहाँ 7 से ज़्यादा है ना, तो 10 में से 4, यहाँ 7 से कम है तो प्लस करना। 1 + 6 7, 2 + 6 8, मतलब उच्च का सूर्य मेष का रहता है तो तुला का सूर्य नीच का। तो यानी आपने को एक उच्च का रहता है, आप मालूम खाली उच्च के राशि सूर्य ग्रह की उच्च की राशि पाठ करेंगे तो नीच की राशि आपको पाठ करने की जरूर नहीं है। इसके +6 की -6 करो, बराबर। फिर गुरु आ रहा है। गुरु कब रहता है उच्च का? कर्क राशि में, बराबर। 2300 पॉइंट इसमें देखो, बराबर। कर्क राशि है ना। हाँ, कर्क राशि। तो उसके सामने कौन सी राशि रहेगी? मकर। तो मकर राशि का गुरु नीच का रहता है, पावरलेस रहता है। कर्क का राशि का गुरु पावरफुल रहता है, मकर राशि का गुरु पावरलेस रहता है। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य, यानी जिन्होंने व्याकरण की रचना किया है, कितने श्लोक रचना? 3.5 करोड़। जितने अपनी रोम राज्य है, जितने अपने बाल है पूरे स्किन में, उतने उनके श्लोक किए हैं। कब करते होंगे, कब गोत्री वापरते होंगे। लेकिन उनकी खूबी क्या है?
उनका जन्म में उच्च का गुरु, कर का गुरु, उनकी दीक्षा में उच्च का गुरु, उनकी आचार्य पदी में उच्च का गुरु, तो ऐसे महान गुरु बन गए हैं। ऐसे कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य, इतना होते हुए भी अभी देखो उनकी जन्मतिथि सबको मालूम है। जैसे हमारा चौमासा परिवर्तन होगा, कार्तिक सुद पूनम उनका जन्म, लेकिन किसी को भी इतने प्रसिद्ध व्यक्ति अभी जो प्रसिद्ध रहता है तो उनका कभी कभी जन्म मालूम नहीं रहता है, लेकिन मृत्यु तो मालूम रहता है क्योंकि प्रसिद्ध हो जाते हैं। लेकिन ये एक अलग केस हो गई है कि जिनका जन्म मालूम है लेकिन मृत्यु तिथि किसको मालूम नहीं है। कारण से वो सब पॉलिटिक्स हो गया, राजनीति बोलते हैं ना उस जमाने में। वो तो क्या है, वो अपने स्नातक से हम बोलते हैं ना बालचंद्र, तो उनके शिष्य थे, वो सब प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए फिर गुप्त रखा गया। तो उनके खूबी क्या थी, जन्म में उच्च का गुरु, दीक्षा में उच्च का गुरु और आचार्य पदी में उच्च का गुरु। तो इसने महान गुरु बने ना, जिन शासन में व्याकरण की भेंट दिया है। अभी भी पाटन में जब भी जो जिस टाइम पहली बार सिद्धहेम शब्दानुशासन व्याकरण की रचना होने के बाद में हाथी के अंबाड़ी ऊपर पूरे पाटन में ऐसे घुमाया था। अभी भी वो दिन में अभी भी वो जो ग्रंथ भंडार में जो ओरिजिनल प्रत रखी है वो भी पाटन में अभी भी हाथी के अंबाड़ी पर एक बार वो दिन में घुमाते हैं, अभी भी प्रथा चालू है। तो उनके मतलब, और उनके जो पाटन की यूनिवर्सिटी, उनका यूनिवर्सिटी का नाम ही है हेमचंद्राचार्य यूनिवर्सिटी। वहाँ भी अभी चालू कर दिया है रविवार के दिन ज्योतिष का कोर्स। एक्चुअली ज्योतिष का रखते नहीं ना, सब्जेक्ट तरीके रखते नहीं, लेकिन जिसको पढ़ना है वो रविवार को उनके अलग रीति से प्रोफेसर आते, वो पढ़ाते, और उनकी परीक्षा में मतलब यूनिवर्सिटी के रिसर्च यूनिवर्सिटी के इसमें वो पेपर के पास वगैरह होते, इस टाइप का कोर्स में ले लिया। हाँ, कोर्स में ले लिया, और उनको पदवी मिलती है, मतलब जो भी पदवी रहती है ज्योतिष आचार्य वगैरह जो भी वो। तो उच्च का गुरु की खूबी देखो, कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य, बराबर। अभी यहाँ उच्च का गुरु कहाँ आएगा, यहाँ तो प्रत्यक्ष परम गुरु यहाँ विराजमान है, तो यहाँ भी कर का गुरु भगवान का उच्च का गुरु। हम कहते हैं ना कि परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा के सभी ग्रह उच्च के होते हैं जी, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना, एक कुंडली में नहीं होंगे, कभी भी एक कुंडली में नहीं हो सकते, क्योंकि सूर्य उच्च का होता है तब कन्या का बुध उच्च का होता है यहाँ। तो सूर्य तो बुध को छोड़ सकता नहीं, बुध है ना, सूर्य को नहीं छोड़ सकता है, आगे का घर नहीं तो पीछे का घर, तो यहाँ नहीं होगा। लेकिन नवमांश कुंडली, दूसरी जो कुंडली रहती है उसमें हो जाता है फिर। हाँ, अभी शुक्र देखो, शुक्र की उच्च की राशि कौन सी है, शुक्र की है मीन। हाँ, तो उसके सामने की राशि नीचे हो जाएगी, 12 माइनस कर दो, क्योंकि बड़ी है संख्या है ना, तो 6 कन्या राशि नीचे की होगी, बराबर। फिर शनि उच्च की राशि कौन सी है, तुला, तो 1 माइनस करो, अपने 6 माइनस करो तो क्या होगा, 1। मेष राशि का शनि नीच का रहता है, पावरलेस रहता है। ये उच्च राशि हो रहा है, अभी ये नीच राशि हो रहे हैं। फिर राहु केतु की भी यह बात है, राहु मिथुन का रहता है तब उच्च का होता है, तो इसमें प्लस 6 ऐड करना पड़ेगा, तो धन राशि का नीच का। और राहु केतु तो आमने सामने रहते हैं, यहाँ प्लस माइनस बोलते हैं ना, यहाँ 3 संख्या है ना, 7 से कम है तो प्लस किया, और ये 9 संख्या है 7 से ज़्यादा है तो माइनस 6 किया। ये आप समझ सकते होंगे अभी, प्लस माइनस। हाँ, हाँ, वो तो आमने सामने रहते कायम के लिए। मिथुन का राहु होगा तो धन का केतु होगा, और धन का राहु होगा तो मिथुन का केतु होगा। हाँ, अभी शनि तुला का है ना, तो शनि तो यहाँ
परमात्मा का भी है। तो भगवान के 4 ग्रह उच्च कौन से हो गए? 10 मकर का मंगल, मेष का सूर्य उच्च, 4 का गुरु, कर्क का गुरु उच्च का, और तुला का शनि उच्च का। तो ये 4 केंद्र में तो सभी उच्च के हो गए। मेन तो केंद्र है ना, इसको केंद्र बोलते हैं। 1 2 3 4, यानी कुंडली में जो चौरस है वो केंद्र है, मतलब सेंटर, और जो त्रिकोण है वो केंद्र नहीं है, साइड में। यानी भगवान के 4 ग्रह तो उच्च के हैं, वो भी केंद्र में है, बहुत पावरफुल है। और ये ऐसी स्थिति पूरे एक अवसरपिनी अथवा एक उत्सर्पिनी में कितने बार आती है? 24 बार खाली। इसलिए कहा जाता है 48 बार आती है। हाँ हाँ, एक काल चक्र में। काल चक्र के 2 भाग करेंगे ना, एक उतरता और एक चढ़ता, तो उत्सर्पिनी अवसर्पिनी। तो 48 बार आएगा। हाँ 48 बार। हाँ, लेकिन जहाँ 24 का सवाल हो तो एक ही बार आएगा ना, एक उत्सर्पिनी। हाँ बाकी सब ग्रह किधर चले जाए? बाकी हमारे सामने। हाँ, अभी इस अपना यहाँ है ना, हम डायरेक्ट ऐसा ग्रह डायरेक्ट भर नहीं सकते। भले परमात्मा की कुंडली हो तो भी डायरेक्ट ग्रह यहाँ बुध लिख नहीं सकते, क्योंकि ज्योतिष का सिद्धांत है सूर्य से बुध खाली 30 डिग्री से आगे जा नहीं सकता, नियम है वो। अच्छा। और सूर्य से शुक्र ये 60 डिग्री से आगे जा नहीं सकता, यानी बुध एक घर जा सकता है आगे पीछे, और शुक्र एक घर आगे पीछे जा सकता है। यानी समझ लो सूर्य यहाँ है, कोई भी एक जगह समझ लो, सूर्य पर समझ लो यहाँ है सूर्य, बराबर। तो बुध यहाँ साथ में रह सकता है, यहाँ रह सकता है, अथवा यहाँ रह सकता है, बस सूर्य से आगे पीछे अथवा साथ में। हाँ, और लेकिन शुक्र 2 घर आगे जा सकता है, मतलब यहाँ शुक्र हो सकता है, सूर्य अगर यहाँ होगा तो यहाँ शुक्र हो सकता है, यहाँ शुक्र हो सकता है, अथवा यहाँ शुक्र हो सकता है। तो शुक्र 2 घर खाली आगे जा सकता है। यहाँ सूर्य अगर यहाँ होगा तो शुक्र बुध यहाँ कभी नहीं होंगे, इतने स्थान में बाजू में रहेंगे। हाँ, इतने स्थान में हो ही नहीं सकता शुक्र बुध। तो यहाँ भी सूर्य यहाँ आ गया ना, चैत्र सुद 13 यानी मेष राशि का सूर्य, तो सूर्य यहाँ आ गया, तो बुध कभी यहाँ कन्या का बुध उच्च का होता है, कन्या का बुध उच्च का होता है ना, तो बुध हम यहाँ लिख सकते क्या? नहीं लिख सकते, क्योंकि सूर्य के साथ में वो छोड़ नहीं सकता। यानी बुध यहाँ हो सकता है, अथवा यहाँ हो सकता है, कि यहाँ हो सकता है। अभी यहाँ समझ लो, यहाँ मैंने या ये 3 स्थान में बुध शुक्र हो सकता है। जो शुक्र यहाँ भी हो सकता है, 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 लेकिन बुध तो खाली यहाँ। बुध के लिए 3 ही घर है सूर्य के आसपास, और शुक्र के लिए 5 घर है, 1 2 3 4 5, ज़्यादा से ज़्यादा। तो शुक्र भी छोड़ नहीं सकता और बुध भी छोड़ नहीं सकता है। बुध है ना, सूर्य को 1 घर ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है, उसके बाद में छोड़ नहीं सकता। और ये 2 घर, ये 1 घर आगे जा सकता है, और ये 2 घर, उससे ज़्यादा आगे जा नहीं सकते। तो यहाँ तो कहते हैं कि ये लग्न कुंडली है ना, वैसे नवमास कुंडली है। तो नवमास कुंडली होती है तो उसमें जो शुक्र और बुध यहाँ जो उच्च के नहीं थे, क्योंकि वो छोड़ नहीं सकते सूर्य को, तो वहाँ वो उच्च के हो गए। यहाँ दूसरी कुंडली है नवमास कुंडली, उसमें भी खूबी क्या है, उसमें भी मकर लग्न है नवमास में। ये लग्न कुंडली और ये नवमास कुंडली। नवमास कुंडली में भी मकर? हाँ, उसमें भी मकर राशि है। हाँ, तो यहाँ शुक्र है और बुध का है, या बुध है नवमास कुंडली में। तो ये 4 ग्रह प्लस ये 3 ग्रह, और गुरु तो यहाँ है ही है, यहाँ भी गुरु है, यहाँ भी गुरु है। दूसरे ग्रह सब पलट गए, दूसरी जगह है, लेकिन गुरु। हाँ,
चंद्र तो यहाँ है ना, कन्या का चंद्र। ये नमाज कुंडली मेरे पाठ नहीं है, वो मैं आपको सबको एक लग्न नमाज साथ में एक कॉपी दे दूंगा सबको, तो उसमें आपको ख्याल रहेगा कि इसमें जो ग्रह उच्च के नहीं हो सके तो इसमें हो गए। इसलिए कहा जाता है कि ये सिद्धांत, ये ज्योतिष का सिद्धांत के हिसाब से। लेकिन अभी क्या है, उपरात में वगैरह कि महावीर परमात्मा का मेष का सूर्य था, महावीर परमात्मा का वृषभ का चंद्र था, बिल्कुल खोटी बात है। ऐसे विधि में लिखा रहता है, तो वो ग्रह उच्च की वो बात अलग है, लेकिन पर्सनल सबका अलग अलग रहेगा। अगर हम सोचेंगे महावीर परमात्मा उच्च का सूर्य तो बराबर है, क्योंकि चैत्र महीना, चैत्र शुक्ल। अगर हम बोलेंगे कि पार्श्व भगवान का उच्च का सूर्य था, नहीं होगा। तो यहाँ मेन कुंडली में नहीं होगा, तो दूसरे यहाँ होगा। हाँ, अगर वहाँ अगर हम बोलेंगे पार्श्व भगवान का उच्च का सूर्य, तो नहीं बोल सकते। क्यों? राशि कौन सी, पार्श्व भगवान की राशि कौन सी आएगी सूर्य की? चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रो, आसो, कार्तिक, मागसर। मागसर व दसम, 9 धनु राशि। आपको सिखाया ना महीना और सूर्य का, आपको सिखाया है, पाठ करो थोड़ा। नहीं तो देखो ना, उसमें क्या देखो तो भी देख के बोलना, उसमें क्या। चलो मैं आपको बोलता, आदिनाथ भगवान की सूर्य की राशि कौन सी? आदिनाथ भगवान की सूर्य की राशि कौन सी? हाँ वही देखना, बराबर वही देखना। हाँ हाँ, फागणवद 8 वर्षी का प्रारंभ का दिन है, बराबर। हाँ, श्रावण अपने नेमिनाथ भगवान की सूर्य की राशि सिंह, श्रावण सुद 5, बराबर, सिंह राशि। हाँ, इस तरह। तो यहाँ जो भी भगवान सूर्य से आपको मालूम हो गया होगा कि खाली इतने भगवान में खाली महावीर भगवान की सूर्य की मेष राशि उच्च के सूर्य है, बाकी दूसरे भगवान के उच्च का सूर्य नहीं है। लेकिन तो भी समझ लेना, उनका नवमास कुंडली में उच्च का सूर्य तो होगा, क्योंकि दोनों कुंडली मिलके उच्च के बनते हैं, एक कुंडली से होता नहीं। एक कुंडली का वो ज्योतिष के हिसाब से अशक्य है। फिर वो प्रत में एक साथ में बोलते हैं कोई भी भगवान, अभी समझ लो कुंतनाथ भगवान की प्रतिष्ठा है, कुंतनाथ भगवान की कुंडली में मेष का सूर्य था, कुंतनाथ भगवान की वृषभ का चंद्र था, कुंतनाथ भगवान, ये सब गलत है। ज्योतिष के हिसाब से बैठेगा नहीं, क्योंकि ज्योतिष के हिसाब से आपको मालूम हो गया अभी कि सूर्य जो महीने में रहता है, सूर्य मेष में होगा तो चैत्र महीने में, सूर्य वृषभ का होगा तो वैशाख महीने में, तो जो महीने में होगा वहाँ हो। लेकिन वो पाठ से ऐसा बोल देते फटाफट, विधिकार वगैरह रहते हैं ना। लेकिन ज्योतिष के हिसाब से वो ये भी अशक्य है, सूर्य के हिसाब से, महीने के हिसाब से, और ये भी अशक्य है कि बुध और शुक्र छोड़ता ही नहीं, बराबर। हाँ, उच्च का है वो हम मानते हैं, क्योंकि अपना सिद्धांत ही है, जो जैन ज्योतिष का भी सिद्धांत है, और जैन अपने तीर्थंकर धार्मिक रीति भी सिद्धांत है कि भाई एक अवसर पीने के, एक उत्सर पीने में 24 बार ही कोई ग्रह, सभी ग्रह उच्च के स्थिति में आते हैं। लेकिन कैसे उच्च के स्थिति में, जैसे यहाँ लग्न कुंडली में अमुक है तो नवमास कुंडली में बाकी जो रह गए वो नवमास कुंडली में उच्च के होते हैं। तो दोनों मिलके 9 ग्रह उच्च के रहते हैं। इस तरह नहीं, क्या है, इस तरह नहीं, इस तरह तो अशक्य वस्तु है। हाँ, अभी आगे का पॉइंट 27वां पॉइंट, दूसरे पेज में है ना, 27वां पॉइंट, मूल त्रिकोण। हाँ, मूल त्रिकोण का सिद्धांत बहुत अच्छा है, क्या आपने लिख लिया ना? जैसे तो आपको है ना, आप अभी 3 वस्तु सीखेंगे। एक तो सबसे पहले सीखे थे स्वराशि, सूर्य की स्वराशि कौन सी है? सूर्य की खुद की राशि कौन सी है? सिंह राशि, बराबर। चंद्र की खुद की राशि कौन सी है? कर्क राशि। नहीं, स्वगुरी एकदम ऊपर का पॉइंट। स्वगुरी मतलब ऊपर का पॉइंट, देखो ना, पॉइंट नंबर राशि का 6 नंबर। हाँ, 6 नंबर राशि
सिंह सिंह खुद के घर का है, बराबर। सिंह राशि मतलब सूर्य की, चंद्र की कौन सी? कर्क, मंगल की कौन सी? मेष वृश्चिक, बराबर। तो ये स्व राशि बोलते हैं, बराबर, स्व राशि। दूसरा पॉइंट अभी आज सीखे हम उच्च राशि। कौन सा सीखिए? उच्च राशि। उच्च राशि। और तीसरा पॉइंट हम सीख रहे हैं अभी सीख रहे हैं 27वां पॉइंट, मूल त्रिकोण राशि। असल में मूल त्रिकोण राशि है ना, मूल त्रिकोण राशि स्व राशि में से रहती लगभग, बराबर। लेकिन उसके अभी इसमें सीखने का मतलब क्या है कि जो स्व राशि है ना वो 50% ही फल देती है। कितना टक्का? 50%। उच्च राशि वो 100% फल देती है क्योंकि पावरफुल है ना ग्रह। और मूल त्रिकोणी इसके बीच में यानी 75%। हाँ, यानी देखो 2700 पॉइंट हम देख एक चेक करेंगे। सूर्य की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? सिंह। हाँ, सिंह खुद की है। अभी वहां सिंह खुद का सिंह राशि में स्वगुरु भी है, यानी सिंह स्व राशि भी है और मूल त्रिकोणी भी है, तो उसमें भेद करना पड़ेगा। तो उसमें क्या करेंगे, सिंह के लिए यहाँ स्वगुरु के साथ साथ में अंश लिखा रहता है, तो उच्च अंश कौन सा है? 10 अंश। कितना अंश है? 10 अंश। यानी 1 से 10 सूर्य रहेगा, 1 से 10 30 अंश का सूर्य एक राशि में रहेगा ना, तो 1 से 10 रहेगा तो उच्च मूल त्रिकोणी, बराबर। नहीं, स्व मेष का सूर्य है ना, शुरुआत के आधे 15 अंश। नहीं, आज तो स्वगुरु की बात है, उच्च की राशि की बात नहीं है, सिंह की बात है ना। सिंह के 2 भाग करेंगे, 15 से 1 से 15 और 15 से 30, बराबर। तो 1 से 15 रहेगा वो मूल त्रिकोणी रहेगा। राशि सिंह ही है, हाँ, दोनों एक ही राशि है ना, स्व राशि सिंह भी है और मूल त्रिकोण भी सिंह है। तो 1 से 15 अंश का सूर्य रहेगा तो वो क्या कहेंगे हम? मूल त्रिकोण, मतलब 75% फल देगा। और सिंह राशि 15 अंश से 30 अंश रहेगा तो हम क्या कहेंगे? वो स्वगुरु है, स्व राशि का। यानी आपको पॉइंट चेक करना है, 6ठा पॉइंट और 2700 पॉइंट एक साथ में चेक करते रहेंगे। 6ठा पॉइंट और 2700 पॉइंट। अभी देखो चंद्र, तो उच्च का रहेगा 15 से 30। हाँ, नहीं उच्च का बात नहीं है, उच्च का तो अलग है ना, 100% है ना। खाली मूल त्रिकोणी और स्वगुरु में चेक करना आपने, बराबर। तो चंद्र का है कर्क राशि, हाँ, और मूल त्रिकोणी कौन सी राशि है? वृषभ। हाँ, अभी यहाँ भी प्रॉब्लम है, यहाँ वो स्वगुरु के साथ में लेकिन उच्च के साथ में, और चंद्र वृषभ में भी उच्च का होता है। देखो पॉइंट नंबर 23वां, हाँ, वृषभ में वापस वृषभ का कितने अंश पर उच्च का है? 3 अंश पर। अंश है ना, वहां लिखा है ना, उसके बाद में पॉइंट 24वां पॉइंट। तो वापस चंद्र के 2 भेद होंगे। जब चंद्र 1 से 3 अंश होगा तब उच्च का होगा, और उसके बाद में 4 से लेकर 30 अंश तक ये हो गया अपना मूल त्रिकोणी। मतलब या 100% फल देगा और या खाली 75% फल देगा। पर चंद्र वृषभ राशि में बहुत अच्छा रहता है, कम से कम पूरा फल दे रहा है ना। 1 से 3 अंश तक क्या होगा? उच्च का, और यहाँ 4 से 30 अंश मूल त्रिकोणी यानी 75%। यह अपना है ना कायदा। हाँ, फिर आगे का जरा बोलो। मंगल 2700 पॉइंट देखो, मंगल मेष राशि में। अभी देखो वापस अपने स्व राशि में आएंगे। मंगल मेष राशि में भी रहता है। मेष राशि दो, मंगल की खुद की राशि कौन सी? मेष और वृश्चिक है। तो मेष राशि में 75% फल देगा और वृश्चिक राशि में 50% फल देगा। ख्याल है? दोनों स्वगुरु है,
लेकिन मेष राशि का मूल त्रिकोणीय है। तो फिर डिग्री का कोई वो नहीं नहीं, डिग्री नहीं। जहाँ प्रॉब्लम रहता है दो भाग हो जाते हैं कि मूल त्रिकोणी भी है और स्वगुरु भी है, और मूल त्रिकोणी भी है और उच्च का भी है, तो वहाँ वो डिग्री कल करना, नहीं तो पूरा 30 से 30 अंश एक ही लेना। मेष में तो यहाँ 50 मेष है। पूरा 1 से 30 अंश पूरा 75% और वृश्चिक का पूरा 50%, क्योंकि स्वगृह है। मेष भी स्वगृह है, लेकिन मेष मूल त्रिकोणी भी है, तो पूरा उसको 30 से 30% उसको 75% फल देगा। फिर बुध भी ऐसे ही समझना। बुध या देखो छठा पॉइंट में मिथुन कन्या है और 27वां पॉइंट में कन्या है। अभी प्रॉब्लम बुध का है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम बुध का है। बुध है ना, स्वगुरु भी होता है, मूल त्रिकोणी भी होता है और उच्च का भी होता है। कन्या का। हाँ, तो मेन क्या पकड़ेंगे? उच्च का पकड़ेंगे, क्योंकि उच्च के अंश लिखे रहते हैं। तो उच्च के अंश क्या लिखे हैं बुध के? 15। हाँ 15। तो उसके 3 डिवीजन होंगे बुध के। कन्या के बुध के, हाँ। मिथुन का बुध तो क्या होगा? पूरा 30 से 30%, 50% स्वराशि स्वगुरु इसलिए, बराबर। लेकिन कन्या के बुध के 3 भाग होंगे, 1 से 10 और 10 से 20 और 20 से 30। तो 15 अंश किसमें बीच में है ना, तो ये 10 से 20 यानी ये उच्च का हो गया। और आगे का भाग हो गया मूल त्रिकोणी, और पीछे का भाग हो गया स्वगृही। मतलब कन्या के बुध के 3 प्रकार हो जाएंगे। 1 से 10 अंश मूल त्रिकोणी, यानी अगर मैं बोलूँगा कि बुध कन्या राशि का 8 अंश है, तो मुझे खाली परसेंट बोलो, 50%, 100% कि 75? 75। बराबर, राइट। अगर मैं बोलूँगा बुध 25 अंश का है तो स्व राशि वाला 50%। 50%। अगर मैं बोलूँगा बुध 18 अंश का है, उच्च का है। हाँ, तो 100%। स्व। बराबर, ये परसेंटेज ख्याल रखना। बहुत बार इसके साथ भी होता है, इसके साथ कॉमन भी रहते हैं। जैसे कि कन्या राशि में बुध तीनों प्रकार आ गए इसमें। बराबर, हाँ। इसके बाद में गुरु, 27वां पॉइंट गुरु, बोलो। धन और मीन। नहीं, उसमें तो धन ही रहेगा ना। 27 में मूल त्रिकोणी की बात चालू है ना अपना। अच्छा, धन। 27 पर खाली धन है, तो धन तो स्वगुरु भी है। तो धन और मीन में क्या होगा? पूरा धन राशि में 75% देगा और पूरा मीन राशि में 50% देगा गुरु, बराबर। हाँ, ये वहाँ डिवीजन नहीं ना कि भाई आधा मूल त्रिकोण आसन, ये पूरा तो पूरा ये हो जाएगा। फिर शुक्र में भी वापस स्वगृही और मूल त्रिकोणी है। तुला दोनों है, तो तुला पूरा मूल त्रिकोणी तुला है तो 75%, और साथ में वृषभ, शुक्र की दूसरी राशि कौन सी? वृषभ। तो वृषभ में 50%, क्योंकि स्वगृही खाली। फिर शनि में भी ऐसा ही है। शनि की 2 राशि है, कुंभ और मकर। तो कुंभ में क्या होगा? 75 और मकर में 50%। हाँ, तो राहु कर्क में मूल त्रिकोणी होता है और केतु मकर में मूल त्रिकोणी होता है। उसकी तो कोई चिंता नहीं, वो अलग ही राशि है। शनि कुंभ में 75% है। हाँ, मकर में 50%। 2 राशि है ना, मकर और कुंभ, स्वगृह है ना दोनों। लेकिन कुंभ में क्या होगा? मूल त्रिकोणी भी है, इसलिए पूरा 30 से 30%, 75%। राहु केतु का भी कितना है? राहु लिखा है ना, राहु कर्क का और केतु मकर का। ये भी 75% फल देंगे, 75% फल देंगे। मिथुन में राहु तो 100%, कर्क में राहु तो 75%। यहाँ ये कोष्टक में लिखा नहीं है, तो भी आप लिख सकते हैं। यानी मिथुन और
कन्या का राहु स्वगुरु रहता है, मिथुन और कन्या का स्वगुरु जैसा रहता है, दिखाएगा ना। और उसके सामने केतु, उसके सामने रहता है। बुध की राशि का राहु है ना, वो स्वगुरु रहता है। मिथुन में थे। हाँ, राहु मिथुन में रहे तो राहु है ना, बुध की जो दो राशि है ना, मिथुन और कन्या, उसमें स्वगुरु जैसा रहता है, मतलब 50% फल देगा। केतु है। हाँ, केतु उसके सामने गुरुवत, गुरु की दो राशि कौन सी है? धन और मीन। हाँ, धन और मीन। इसके बाद में 28वां पॉइंट, 100%। साहब आपने लास्ट केतु का जो बोला था ना, धनु 1 से 30 में 100%। नहीं, केतु का तो परसेंटेज नहीं थे, केतु खाली स्वगुरु। स्वगुरु ही बस। तो उसका अंश का कोई हिसाब नहीं। नहीं, अंश तो पूरा अंश 30 अंश, 30 अंश 30 से 30 अंश स्वगुरु, मतलब 50% ही देगा। 50% देगा। राहु और केतु दोनों से मतलब ये तो ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन राहु है ना, बुध के राशि में अच्छा रहता है और केतु गुरु के राशि में अच्छा रहता है। अच्छा रहता है ना, स्वगुरु समझना 50%, बराबर। उनका त्रिकोणी रहता ही नहीं। हाँ, त्रिकोणी नहीं रहता। मूल त्रिकोण रहता है ना, क्यों लिखा है ना उसमें? क्यों ऐसा? कर्क और मकर, कर्क और मकर, वो तो 75%। कर्क और मकर तो 75%। हाँ, 28वां पॉइंट बहुत अच्छा है। आकाश में है ना, सबसे बलशाली ग्रह कौन सा है? सूर्य है। सूर्य है, क्योंकि दिन जैसे सूर्योदय होता है, आकाश में एक भी तारा दिखने को नहीं मिलता है। उसकी प्रभा इतनी पावरफुल रहती है। इतना होते हुए भी जैन शास्त्र में चंद्र को प्राधान्यता दिया है, बराबर। जैन शास्त्र में चंद्र को प्राधान्यता दिया है। पावरफुल ग्रह तो सूर्य है, और सूर्य के हिसाब से दूसरे ग्रह आ जाते तो अस्त हो जाते। तो कौन से ग्रह, समझ लो सूर्य यहाँ बैठे हैं, बराबर। फिर एक एक ग्रह आएंगे और जैसे उनकी कक्षा में आएंगे तो अस्त हो जाते हैं। अस्त यानी उसकी प्रभा, उनकी खुद की प्रभा नहीं रहती, खाली सूर्य के हिसाब से। जैसे यहाँ से विजयवाड़ा में से कोई बड़ा आदमी गया, वो यहाँ विजयवाड़ा में बड़ा है, लेकिन वो नरेंद्र मोदी के पास गया तो दूसरे लोग को मालूम नहीं, विजयवाड़ा वालों को मालूम है तो बहुत बड़ा आदमी है अपने यहाँ का। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी के साथ में वो रहेगा तो नरेंद्र मोदी का ज़्यादा ये रहेगा, क्रेज ज़्यादा रहेगा। वो ठीक है, नरेंद्र मोदी के साथ में कोई है आदमी, लेकिन उसकी तो प्रभा खुद की है, सबको विजयवाड़ा वालों को मालूम है। लेकिन जो बड़ा जो व्यक्ति रहता है उसके अंदर फिर उसकी प्रभा में आ जाता है, तो उसकी इतना ये नहीं होता है। तो यहाँ सूर्य बहुत पावरफुल है, तो समझ लो। और दूसरे ग्रह भी अपने अपने रीत से पावरफुल है। जैसे शुक्र मीन का होता है तो उच्च का रहता है, तो वहाँ वापस ये अभी एक एक चेक कर लेंगे। पहले 12 पहले चंद्र आएगा। जैसे चंद्र 12 अंश में आ जाता है, सूर्य से 12 अंश अंदर रहता है तो अस्त। तो ये क्या हो गया? चंद्र, हाँ नहीं, सूर्य से 12 अंश आगे चला जाता है तो सूद एकम कहते हैं हम। लेकिन सूर्य से 12 अंश के अंदर हो तो अमास कहलाए। सूर्य से 12 अंश के अंदर हो तो अमास। जैसे सूर्य से 12 अंश आगे चला गया तो सूद एकम, और 24 अंश मतलब 12 12 24 अंश आगे गया तो सूद बीज होगी।
36 अंश आगे गया तो सूद त्रीज होगी, लेकिन 12 के अंश के अंदर है तो अमास, यानी चंद्र के लिए स्पेशल तिथि भी आ जाती है। जैसे सूर्य के साथ में चंद्र आ जाता है 12 अंश के अंदर, तो ये क्या हो गया, अमास हो गई भाई, ये अमास का पीरियड चालू है, अमावस, बराबर, अमावस चालू, पीरियड चालू, यानी सूर्य चंद्र 12 अंश के अंदर आ जाता है तो अस्त हो जाता है, यानी अमास हो जाती है, बराबर। राशि में सूर्य मेष में और चंद्र भी मेष में आएगा तब देखना है। हाँ, एक જ રાશિમાં થશે ને, અમાવસ એટલે આમાં એટલે ભેગું, વસ એટલે રહેવું, એક જ રાશિમાં રહે છે। હા, नहीं मतलब सूर्य तो 13 દિવસે एक महीने એની રાશિ ફેરવશે, એક મહિને, પણ ચંદ્ર છે ત્યાં સુધી એક કમ્પ્લીટ કરીને આવી ને પાછા। ના ચાલે, ચંદ્ર એની રાશિ હા, પેલો એક અંશ આગળ વધે છે, બરાબર, કોણ, સૂર્ય એક દિવસના એક આગળ વધે છે, આ તો અઢી દિવસમાં આખું 30 અંશ આગળ વધી જાય છે, બરાબર, આખો અઢી દિવસમાં પછી પાછા સમજો મેષ, બંને મેષમાં છે, બરાબર, પછી જ્યાં સુધી 30 અંશ એક મહિના પછી સૂર્ય વૃષભમાં આવશે ત્યાં સુધી ચંદ્ર તો આખું કમ્પ્લીટ કરીને પાછા એને ભેગો થઈ જશે, એ અમાસ કરશે, એ અમાસ કરશે, અમાસ એટલે પાછા એક રાશિમાં વૃષભ રાશિમાં આવશે અમાસ, એવી રીતે। अभी आपने अभी मंगल लेंगे तो मंगल कौन से कितने अंशों पर अस्त हो जाता है, 17। जैसे 17 अंश आ गया सूर्य के आसपास, मंगल ऐसा जा रहा है और सूर्य भी जा रहा है, जैसे 17 अंश के आगे आएगा तो सूर्य के साथ में 17 अंश के अंदर आ जाएगा तो मंगल अस्त हो जाएगा, मंगल की खुद की प्रभा रहेगी नहीं, बराबर, वो सूर्य के साथ में अस्त हो जाते। फिर बुध, बुध कितना, 13 अंश, 13 अंश बुध का, यानी जैसे सूर्य के प्रभा के अंदर 13 अंश आ जाते हैं तो बुध भी अस्त हो जाता है। लेकिन बुध के लिए है ना 2 भाग है, बुध जब ऐसा जाएगा मतलब सूर्य तरफ जाएगा, बुध अगर सूर्य तरफ जाएगा तो 13 अंश, बराबर, लेकिन बुध सूर्य की उल्टा जा रहा है, मतलब वक्री, रिवर्स बोलते हैं ना, वक्री, वक्री मतलब उल्टी गति, वक्री उल्टी गति, तो सूर्य की तरफ जा रहा है तो 13 अंश, और सूर्य से आ रहा है, सूर्य से बाहर निकल रहा है तो खाली 8 अंश, वक्री गति, खाली बुध के लिए है, दूसरे ग्रह के लिए नहीं है। हाँ, 8 अंश, ये वक्री, वक्री 8 अंश, और जो वक्री नहीं है उसको मार्गी बोलते हैं। मार्गी मतलब सीधा सीधा जाना, मतलब वृषभ राशि से मिथुन राशि, मिथुन राशि से कर्क राशि, लेकिन वक्री में क्या होगा, मिथुन राशि से कर्क राशि, उल्टा हो जाएगा। आता है ये, हाँ, ये आता है, वो थोड़ी देर के लिए, कभी कभी राशि बदल जाती, कभी राशि के अंश के थोड़े उल्टा जाता रहता है। फिर गुरु 11 अंश, बराबर, गुरु कितने अंश, 11 अंश, ये कोष्टक में लिखा है हमारे से। अच्छा, कोष्टक कॉपी आपी दीजिए। हाँ, फिर शुक्र, शुक्र कितने अंश, 9 अंश, और शनि 15 अंश। राहु केतु कभी अस्त नहीं होते, एक्चुअली राहु केतु ऐसे देखा जाए तो ये अपने जो उनका ज्योतिष है उसमें वो पॉइंट है खाली, अपने इसमें राहु केतु गिनती कब होती है, जब वो ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, तब होती है, तो इसलिए उसको सूर्य के साथ कुछ लेना देना नहीं। लेकिन इतनी बात है, सूर्य और चंद्र ये कभी वक्री नहीं होते, कायमी मार्गी, मतलब सीधा सीधा ही जाते हैं सूर्य और चंद्र। और राहु केतु कभी मार्गी नहीं होते, कायम वक्री रहते, उल्टी दिशा में जाते, मतलब समझ लो 2 3 4 11 12 1, बराबर।
तो सूर्य यहाँ है, तो 1 महीने के बाद सूर्य का आएगा, यहाँ आएगा। कभी सूर्य उल्टा जाएगा नहीं, कर्क में नहीं जाएगा कभी भी। और समझ लो चंद्र यहाँ है, तो चंद्र भी कभी कन्या में नहीं जाएगा, वो वृश्चिक में जाएगा। मतलब सूर्य और चंद्र एक कायमी मार्गी, नित्य मार्गी, वो कभी वक्री होते नहीं। दूसरे ग्रह वक्री होते हैं, मतलब मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, बराबर। और राहु केतु, समझ लो यह राहु है और उसके सामने केतु है, तो राहु कभी भी कुंभ में से मीन में नहीं जाएगा, मार्गी नहीं होगा, वो हमेशा ऐसा ही जाएगा, पीछे वक्री। वक्री मतलब पीछे, मतलब 11 में से 10 जाएगा, 10 में से 9 जाएगा, 9 में से 8 जाएगा, 8 में से 7 जाएगा। और राहु उसके सामने केतु रहता है, मतलब वो तो एक ही है पॉइंट, मतलब जैसे एक दंड रहता है, उसका एक छड़ा राहु, एक छड़ा, हाँ वो ऐसा जाएगा, बराबर। तो सूर्य और चंद्र नित्य मार्गी है, राहु और केतु नित्य वक्री है, वो कभी सीधा जाते नहीं और ये कभी वक्री जाते नहीं। बाकी ये 4 छोड़ के बाकी 5 ग्रह वो कभी वक्री होते, कभी अस्त होते, कभी मार्गी होते हैं, वो अपने हिसाब से। इसके बाद में 29वां पॉइंट देखो, कौन सा ग्रह पुरुष है, कौन सा ग्रह स्त्री है और कौन सा ग्रह नपुंसक है। ये ज्योतिष के लिए, हाँ, व्यक्ति तरीके सब देव है, बराबर। लेकिन ये ज्योतिष पढ़ने के लिए, मतलब जैसे समझ लो आपने पंचम स्थान है, पंचम 5वां स्थान है ना, वो संतान का रहता है, तो हमको पुत्र संतान होगा कि पुत्री संतान हो वो देखना होगा। तो पुरुष यानी वहाँ अगर सूर्य होगा अथवा मंगल होगा अथवा गुरु होगा तो हमको पुत्र संतान की प्राप्ति होगी 5वें स्थान में। अगर वहाँ चंद्र होगा अथवा शुक्र होगा तो हमको लड़की होगी, पुत्री होगी, बराबर। लेकिन अगर वहाँ बुध होगा, शनि होगा, राहु होगा और केतु होगा तो हम कह नहीं सकते लड़का होगा कि लड़की होगी, हम कह नहीं सकते। लेकिन सूर्य, मंगल, गुरु हमेशा पुरुष ग्रह है और शुक्र और चंद्र हमेशा स्त्री ग्रह है। ज्योतिष की बात है, लेकिन असल में वो सब देव ही है, बराबर। आराधना के पूजन के हिसाब से देव है, लेकिन जो फलादेश जो बोलते हैं ना, जैसे ये फलादेश के हिसाब से शुक्र और चंद्र स्त्री समझना, बुध, शनि, राहु, केतु कुछ कह नहीं सकते ऐसा समझना। मतलब नपुंसक शब्द नहीं बोलना, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, वो लड़का होगा कि लड़की होगी, दोनों में से कोई भी हो सकता है ऐसे। नहीं, समझ लो सूर्य के साथ शनि बैठा है तो फिर हमेशा सूर्य के कारण वो लड़का ही होगा, क्योंकि सूर्य की ताकत उसमें आ गई साथ में। अच्छा, अगर शुक्र के साथ शनि बैठा है तो लड़की होगी, क्योंकि उसमें शुक्र की ताकत शनि में आ गई। तो जिस ग्रह के साथ में, पुरुष ग्रह के साथ होगा तो पुरुष और स्त्री ग्रह के साथ में होगा स्त्री। कौन से घर से साहब जी गिनना? 5वें स्थान। 5वें स्थान में संतान पुत्र हो कि पुत्री हो वो देखना हो तो सूर्य, मंगल, गुरु पुरुष ग्रह है इसलिए पुत्र होगा, शुक्र, चंद्र स्त्री ग्रह है इसलिए पुत्री होगा। बाकी का बुध, शनि, राहु, केतु कह नहीं सकते। हाँ हाँ जुड़वा, वो तो फिर देखना पड़ेगा कौन सा, मतलब वो तो कुंडली में जो ट्विंस का जैसे जन्म हो गया ना दोनों के, लेकिन तो भी है ना 5 मिनट का तो फर्क रहता है, तो 5 मिनट का फर्क में कुछ भी हो सकता है। समझ लो लग्न सेम रहेगा, दोनों का लग्न सेम रहेगा, लेकिन 9 मास में लग्न अगर बदल जाएगा तो समझ लेना दोनों को स्वभाव विरुद्ध रहता है, बराबर। समझ लो मेष राशि का लग्न में लग्न मेष राशि का है, बराबर, और उसमें 9 मास दोनों पे बदल गए। मेष राशि का 9 मास आ गया, एक ट्विंस का, और एक राशि का आगे का 9 मास, मतलब वृषभ राशि का 9 मास आ गया, लग्न में 9 मास में बदल गया खाली 5 मिनट में। हाँ, तो वो जो मेष राशि का 9 मास का जो रहेगा वो गुस्सा वाला होगा, और वृषभ राशि मतलब शुक्र की वो सौम्य स्वभाव मतलब ट्विंस में होते हुए भी अगर 9 मास बदल जाएगा तो दोनों का स्वभाव भिन्न रहेगा। 9 मास अगर सेम होएगा
नमाज अगर सेम होगा तो दोनों का स्वभाव फिर सेम रहेगा। एक बार बहुत बार देखा है साहब जी, हाँ सब ट्विंस रहते हैं, एक की शादी होती है 4 साल पहले, एक की शादी नहीं होती, एक को बच्चे होते, एक को बच्चे भी नहीं होते। हाँ, तो वो नमाज के कारण थोड़ा फरफार हो जाता है। लग्न सेम रहेगा लेकिन नमाज कुंडली, देखो लग्न कुंडली 2-2 घंटे की रहती है, नमाज कुंडली 15-15 मिनट के बदल जाती है। तो वो 15 मिनट में वो एकदम बॉर्डर में होगा, 1 मिनट भी होगा तो भी नमाज बदल सकता है, पूरी शक्यता है। तो इसमें हम ये जो नमाज भी अभी इतना सूक्ष्म नहीं है, इसलिए अभी यहाँ साउथ में कृष्ण मूर्ति केपी सिस्टम, केपी कुंडली, वो कृष्ण मूर्ति पद्धति बोलते हैं। तो कृष्ण मूर्ति ने ये ट्विंस के लिए एकदम परफेक्ट वो 6 अंश का अंतर से अपनी खुद की सिस्टम बदली ज्योतिष में, और वो बहुत प्रसिद्ध है अभी। वो चल रही है, वो ट्विंस में बहुत काम आती है। ट्विंस का सब चीज़ में अभी आजकल बड़े वही सब पकड़ रहे हैं। हाँ, वो भी पकड़ते बराबर। इसके बाद में 30वां पॉइंट हम कल देखेंगे, विद्या। एक्चुअली 29 और 30वां पॉइंट दोनों हम 5वां स्थान में देखना है। 5वां स्थान मतलब कौन सा है? संतान स्थान अथवा विद्या स्थान। तो जैसे संतान स्थान में हम देखें पुरुष ग्रह श्री ग्रह, वैसे विद्या कौन सा ग्रह वहाँ होगा तो कौन सी विद्या ज़्यादा हमको हमें इंटरेस्ट रहता है, रुचि रहती है वो हम। खाली राशि हो तो राशि के स्वामी के हिसाब से, हाँ ग्रह हो तो राशि, हाँ राशि बराबर, राशि के स्वामी के हिसाब से, हाँ राशि, वहाँ राशि जो विद्यमान है बराबर, राइट। आज थोड़ा ज्योतिष सूक्ष्म हो गया, इसलिए जिनको ऊपर से जाता होगा बहुत लोगों को घंटा लग गया। समझ में नहीं आया, समझ में आता है ना? हाँ हाँ, बहुत से ऊपर गया। 75% तक साथ रही, हाँ। उसके बाद में बैठी रही। ये हम सिखाते हैं, ये थ्योरी सिखा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में वो जब मतलब जैसे कुंडली रहती है भाई, कुंडली में कुछ वो एक ग्रह है वो मूल त्रिकोणीय है कि वो अपने को ढूंढना पड़ता है। वो तो अपना पार्ट रहता है, ढूंढते रहते, तो वो क्वेश्चन को देखिए भी कर सकते हैं।